नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रुबिका फातिमा लियाकत है। मास्टर स्ट्रोक में आज सबसे पहले विश्लेषण होगा देश की राजधानी दिल्ली में लगी दंगों की आग का। दिल्ली के जहांगीरपुरी में शनिवार को शोले भड़के, उनकी लपटें आज भी ठंडी नहीं हुई है। आज एक बार फिर जहांगीरपुरी में पत्थरबाजी का सिलसिला शुरू हुआ है। पुलिस और प्रशासन इस बार अलर्ट पर थे, उसने वक्त रहते इस पर काबू पा भी लिया। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच इन दंगों के तार जोड़ते हुए मास्टरमाइंड तक पहुंचने की कोशिश में जुटी हुई थी। लेकिन सवाल यह है कि आखिर दंगे भड़के क्यों? किसने दंगों की साजिश रची और पुलिस को इस साजिश की भनक आखिर लगी क्यों नहीं? ये सवाल इसलिए बहुत अहम हो जाते हैं क्योंकि पिछले 15 दिनों से देश के अलग अलग इलाकों में, 8 से ऊपर इलाकों में इसी तरह सांप्रदायिक हिंसा की खबरें आ रही थी। तो सवाल ये उठता है कि दिल्ली पुलिस ने वक्त रहते कदम क्यों नहीं उठाए? ये देश की राजधानी की बात है। क्या दिल्ली पुलिस का खुफिया विभाग साजिश को भांपने में नाकाम रहा? ये वो सवाल है जिनके जवाबों से दिल्ली पुलिस नहीं बच सकती है और इसीलिए इन सवालों की पड़ताल मास्टर स्ट्रोक की कवर स्टोरी में। भगवान के नाम पर बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ थी, पथराव हो रहे थे। एकदम से अचानक यहाँ से भाग दौड़ मचने लग गई। एकदम से सारे के सारे भगे यहाँ से। इंसान के पेट पर लात। हम तो अपनी दुकान के अंदर घुस गए, शटर गिरा दिया, बाकी बाहर फिर लूटपाट हो गई। 20,000 के आस लगभग कैश है और बाकी सामान का भी कोई पता नहीं कितना गया, वो तो बाद में पता चलेगा। फ्रंट ग्लास तोड़ दिया गया है, राइड के सारे ग्लास तोड़ दिए गए हैं, बॉडी में जो है किसी चीज से नुकीली सामान से मार दिया गया है। बस यही है दंगे की जात जो ना हिंदू देखे न मुसलमान। हम यहाँ से वहाँ पर पहुँचे, जैसे वहाँ पहुँचे वैसे भगदड़ जैसे लगा, अचानक कहाँ से भगदड़ आई और हम गिर भी गए। फिर यहाँ से भागते भागते हम आगे पहुँचे। 2 मिनट में क्या से क्या होगा कुछ पता नहीं चला। मेरी लेबर की यहाँ 2 साइकिल होती थी, दोनों लेबर की, और ये मेरी स्कूटी है जो पीछे से बाद में हमने जब रखा ये भी तोड़ दी गई है हमारी स्कूटी। ये दंगा नास्तिक है और हर दंगे में ये साबित होता रहा है। बावजूद इसके उन लोगों की आंखें नहीं खुली जिन्होंने 48 घंटे पहले ही ये देखा था कि दंगे का कोई धर्म नहीं होता। तभी तो जहांगीरपुरी में जब आज पुलिस जांच के लिए पहुंची तो फिर पत्थर बरसने लगे। पथराव जैसी स्थिति यहाँ पे बनी हुई है। ये पथराव हो रहा है। यहाँ पे पुलिस किसी को अरेस्ट करने के लिए आई थी और आप देख सकते हैं यहाँ थोड़ी हंगामे जैसी सिचुएशन अभी पैदा हो रही है। तीसरी मंजिल से यहाँ पे पत्थर आ रहे थे। ये पत्थरबाजी पुलिस पर हुई है जो किसी आरोपी को पकड़ने जहांगीरपुरी पहुंची थी। दिल्ली पुलिस ने इस दंगे की जांच क्राइम ब्रांच को सौंपी है और अब क्राइम ब्रांच दंगे के सूत्रधारों को शिकंजे में लेकर मास्टरमाइंड तक पहुंचने की कोशिश में है। 21 लोगों को अरेस्ट किया गया है। कुछ लोगों का कस्टोडियल इंट्रोगेशन भी चल रहा है रिमांड पे लेके। कुछ सीजर्स हुए हैं। बाकी डिजिटल एविडेंस, वीडियो फुटेजेस का एविडेंस हो या सीसीटीवी कैमरे का फुटेजेस हो, उसको कलेक्ट करके एनालिसिस करके आगे की कार्रवाई हम लोग करेंगे। दिल्ली पुलिस के कप्तान जांच, सबूत, पूछताछ की बात जरूर कह रहे हैं, लेकिन इन्वेस्टिगेशन का बेसिक फॉर्मूला है कि मौकाए वारदात से सुराग जल्द से जल्द इकट्ठा किए जा सके। लेकिन दिल्ली पुलिस की फोरेंसिक टीम को जहांगीरपुरी पहुंचने में 40 घंटे से ज्यादा लग गए। जहां से सैंपल इकट्ठा किया जा रहा है उस इलाके की घेराबंदी कर दी गई है और फोरेंसिक की पूरी टीम मौजूद है, तकनीकी अधिकारी अंदर मौजूद है और तमाम चाहे वो कांच के टुकड़े हों या पत्थर के टुकड़े हों, उन तमाम चीज़ों को उठाया जा रहा है और उसकी सैंपलिंग की जा रही है। इसके पहले, इस जगह से पहले जहांगीरपुरी सी ब्लॉक के इलाके में तमाम ऊंची बिल्डिंगों पर ये टीम, फोरेंसिक की टीम गई थी, जिन बिल्डिंगों को लेकर के ये दावा किया जा रहा है कि उन बिल्डिंगों से पत्थरबाजी की गई। राजधानी में दंगे के 40 घंटे बाद अगर फोरेंसिक टीम पहुंचती है तो सवाल उठने भी चाहिए और उठे भी, लेकिन दिल्ली पुलिस के कप्तान को ये सवाल पसंद नहीं आए। सर फोरेंसिक की टीम इतनी देर से क्यों पहुंची? ये सवाल उठ रहा है 2 दिन बाद। पहुंची तो है ना।
उसकी बात करो। पुलिस भले ही इस सवाल का जवाब ना दे, लेकिन ये सवाल अहम है। ये साबित करना बहुत मुश्किल होगा या ये जांचना बहुत मुश्किल होगा कि आखिर जो एविडेंस सीन ऑफ क्राइम से 40 घंटे बाद फॉरेंसिक टीम ली गई, वो क्राइम के वक्त के हैं, क्राइम के बाद के हैं। काफ़ी लोग वहाँ आए होंगे, काफ़ी लोग गए होंगे, फिंगरप्रिंट कितने डिस्ट्रक्ट हो चुके होंगे, कितने लोग वहाँ आए होंगे, गए होंगे। तो दिल्ली पुलिस के इस कदम पर सवाल ज़रूर खड़े हो रहे हैं कि आखिर फॉरेंसिक टीम 40 घंटे बाद सीन ऑफ क्राइम पर क्यों भेजी गई। फॉरेंसिक टीम की देरी से जुड़े सवालों ही नहीं, बल्कि ऐसे बहुत से सवाल हैं जिसका जवाब अभी पुलिस को देना है। इस मामले में पकड़े गए आरोपियों की कोर्ट में पेशी के दौरान पुलिस ने अदालत में रविवार को कहा कि ये हिंसा सुनियोजित साजिश थी। अदालत में पुलिस के इस बयान को ही मान लिया जाए तो सवाल ये है कि अगर दंगे की साजिश सुनियोजित थी तो पुलिस का खुफिया तंत्र क्या कर रहा था। ये सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि पिछले 15 दिनों से देश के अलग अलग हिस्सों में इसी तरह की हिंसा की खबरें आ रही हैं। नवरात्र के पहले दिन राजस्थान के करौली में शोभा यात्रा निकली जिसमें पत्थरबाजी से तनाव फैला। फिर राम नवमी के दिन मध्य प्रदेश के खरगोन और गुजरात के खंबात में इसी तरह की हरकत हुई। ऐसी वारदात हमेशा से सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट करती है। ये देखो। लेकिन क्या इन वारदात के बावजूद दिल्ली पुलिस ने सतर्कता नहीं बरती? क्योंकि अगर पुलिस ने सतर्कता बरती होती तो एक्शन भी लिया होता, लेकिन पुलिस ने अब तक कहीं ये दावा नहीं किया कि हनुमान जयंती को लेकर कोई एक्शन लिया गया। अलबत्ता अब दिल्ली पुलिस के कप्तान ये जरूर बता रहे हैं कि दंगे के बाद पकड़े गए लोगों में 8 हिस्ट्री शीटर हैं। इस सिलसिले में अभी तक हम लोगों ने ऑफेंस रजिस्टर करके 23 एक्यूज को अरेस्ट किया है। इन 23 में से 8 एक्यूज ऐसे हैं जिनके प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट है। अब ये दिल्ली पुलिस ही बता सकती है कि जब साजिश सुनियोजित थी, पुलिस के पास हिस्ट्री शीटर का रिकॉर्ड था और देश के कई इलाकों में शोभा यात्रा के दौरान हिंसा हो चुकी थी, तो ऐसे में पुलिस ने प्रिवेंटिव डिटेंशन क्यों नहीं किया और जो लोग माहौल बिगाड़ सकते हैं उन पर नजर क्यों नहीं रखी गई। जाहिर है पुलिस के पास ऐसे सवालों के जवाब नहीं है, लेकिन पुलिस ये भी मानने को तैयार नहीं है कि उसकी ओर से कोई गलती हुई, बल्कि वो तो अपनी पीठ भी थपथपा रही है। लेकिन पुलिस के ये बयान और उसके एक्शन से भी सवाल उठते हैं। हम पूरी तरह से तैयार थे। प्रोसेशन के साइज के हिसाब से पुलिस फोर्स लगाई गई थी, फिक्स्ड पॉइंट डिप्लॉयमेंट भी था और फोर्स में कोई कमी नहीं थी। इनफैक्ट जो फोर्स वहाँ पे थी उन लोगों ने उस सिचुएशन को बहुत अच्छे से हैंडल किया। दिल्ली पुलिस एक तरफ दावा कर रही है कि उसने शोभा यात्रा में पूरी सुरक्षा व्यवस्था की थी, लेकिन शाम होते होते एक और खबर आई। दिल्ली पुलिस जहांगीरपुरी हिंसा में दूसरी एफआईआर दर्ज कर चुकी है। ये एफआईआर विश्व हिंदू परिषद के प्रेम शर्मा के नाम दर्ज हुई है। पुलिस के मुताबिक जिस शोभा यात्रा में हिंसा हुई वो बगैर इजाजत के निकाली गई थी। दिल्ली पुलिस एक तरफ कह रही है कि उसने शोभा यात्रा में सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए थे, तो दूसरी ओर वो बिना इजाजत शोभा यात्रा निकालने की एफआईआर दर्ज कर रही है। सवाल ये कि अगर शोभा यात्रा की पुलिस ने इजाजत नहीं दी थी तो फिर सुरक्षा किसे और क्यों दी गई? हालांकि ये भी सच है कि इस हिंसा में 8 पुलिसकर्मी जख्मी हुए और शायद इन्हीं जांबाज पुलिसकर्मियों ने जहांगीरपुरी के हिंसा की आग को और भड़कने से भी रोक लिया। लेकिन देश की राजधानी में अगर इस तरह की सुनियोजित हिंसा होती है तो इसकी जवाबदेही पुलिस की भी बनती है। देश की राजधानी की पुलिस को देश की सबसे बेहतरीन पुलिस माना जाता है, द मोस्ट प्रोफेशनल वन। दिल्ली पुलिस के पास संसाधनों की कमी नहीं होती है, टेक्निक से भी, यानी तकनीक से भी वो पूरी तरह से लैस होते हैं। और इसीलिए तो सवाल उठ रहा है। सवाल ये कि छतों पर पत्थर जमा किए जाने की खुफिया जानकारी पुलिस को नहीं हुई, क्यों? देश भर में एक ही पैटर्न में हिंसा हो रही है, तो संवेदनशील इलाकों में पुलिस ने छतों की मॉनिटरिंग क्यों नहीं की? संवेदनशील इलाकों में ड्रोन से भी तो नजर रखी जाने की परंपरा है। ऐसे नाजुक वक्त में पुलिस ने ड्रोन से निगरानी क्यों नहीं की? अगर हिंसा हुई है तो क्या ये माना जाए कि पुलिस साजिश से पूरी तरह से अनजान रहेगी और असामाजिक तत्व अपने मंसूबे में कामयाब रहे? ये होता हुआ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। दिल्ली दंगों के मामले में 24 लोग शिकंजे में लिए जा चुके हैं, 2 नाबालिग भी है।
लेकिन दंगों का मास्टरमाइंड कौन है, इसके लिए पुलिस कड़ियों को जोड़ने में लगी हुई है। अब तक की जांच में जो चेहरे सामने आए हैं उनमें 8 हिस्ट्री शीटर्स हैं। इन हिस्ट्री शीटर्स में कुछ ऐसे चेहरे हैं जिन पर पूरी वारदात की साजिश रचने का शक है और इसीलिए पुलिस इनकी कुंडली खंगाल रही है। पुलिस की कार्रवाई पर आरोपियों के परिवार सवाल भले ही उठाए, लेकिन एबीपी न्यूज की पूरी टीम आज दिन भर जहांगीरपुरी इलाके में पड़ताल करती हुई नजर आई है। हर एंगल को परखा है। देखिए इस दंगे के सूत्रधारों का सच क्या है हमारी स्पेशल रिपोर्ट में। हिंदुस्तान के दिल पर दंगे के जख्म किसने दिए? पुलिस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, गिरफ्तारियों की लिस्ट लंबी होती जा रही है, लेकिन सवाल ये है कि इस दंगे का मास्टरमाइंड है कौन? हालांकि अभी जो तस्वीरें आई है उसमें कई चेहरों से नकाब उतर रहे हैं और उसमें पहला चेहरा है इस शख्स का। पुलिस के शिकंजे में खुद को फिल्म स्टार समझ रहे इस शख्स का नाम है मोहम्मद अंसार। अब तक की जांच के मुताबिक अंसार ही दिल्ली दंगे का मास्टरमाइंड है। पुलिस के शिकंजे में ये जिस तरह से पुष्पा फिल्म के हीरो जैसी ठसक दिखा रहा है, उससे ये साफ है कि उसे अपने किए का पछतावा नहीं है। ये तो कैमरे पर गुनाह भी कबूल करने से पीछे नहीं रहा। अंसार क्या साजिश की थी पुलिस ने? इस अंसार की कुछ और तस्वीरें भी आई है। किसी तस्वीर में वो सोने की चेन से लदा हुआ है, कहीं पर अपनी महंगी अंगूठी की नुमाइश कर रहा है, एक तस्वीर में लग्जरी कार के सामने टशन दिखा रहा है। इन तस्वीरों के साथ उसकी एक और तस्वीर है जो बीजेपी ने जारी की है। इस तस्वीर में अंसार आम आदमी पार्टी की टोपी में नजर आ रहा है। इसे लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी में जंग शुरू हो गई है। दिल्ली के अंदर जो लोग पकड़े गए उनमें से 1-2 व्यक्ति ऐसे हैं जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। आम आदमी पार्टी के नाम बिल्कुल अंसार नाम के व्यक्ति, जिसका साफ साफ दिल्ली के यहाँ के आम आदमी पार्टी के विधायक के साथ फोटो भी है और वो लगातार उनके सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। मैं आज आम आदमी पार्टी से पूछना चाहता हूं कि आप ऐसे लोगों को संरक्षण देते हैं? बीजेपी वाले अंदर तक जानते हैं। मैं तो ये कहता हूं जो भी आरोपी उनको ना 10 गुना सजा दो। बीजेपी वाले हों, किसी भी पार्टी के हों, 10 गुना सजा मिलनी चाहिए, किसी को छोड़ना नहीं चाहिए। और टोपी की बात तो यहाँ कई सारी टोपी आप भी ले सकते हैं। हालांकि जब एबीपी न्यूज ने अंसार के परिवार से बात की तो उन्होंने उसके किसी राजनीतिक दल से जुड़े होने से इनकार किया। तो वो क्या आम आदमी पार्टी से आपके पापा जुड़े? नहीं, ये झूठ है, ये झूठ है, कुछ भी नहीं, ये सब झूठ है, ये सब झूठ अफवाह फैलाया जा रहा है, ये सब कुछ भी नहीं है। अंसार का सियासी रिकॉर्ड भी जांच में सामने आ सकता है, लेकिन पुलिस के पास मौजूदा रिकॉर्ड के मुताबिक इसका जन्म जहांगीरपुरी में ही हुआ था। हालांकि इसकी पारिवारिक जड़ें पश्चिम बंगाल से जुड़ी है। इससे पहले ये चाकू के साथ गिरफ्तार हो चुका है। इस पर आर्म्स एक्ट के तहत मामला चल रहा है। इस पर सट्टेबाजी के 5 मामले दर्ज है। 4ठी कक्षा तक पढ़ा अंसार पेशे से कबाड़ी है। अंसार तो पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन इस मामले में दूसरा बड़ा चेहरा पूरे 48 घंटे फरार रहने के बाद पुलिस की गिरफ्त में आ ही गया। जहांगीरपुरी दंगों में सामने आई ये तस्वीर सोनू चिकना की है, जिसमें ये फायर करता हुआ साफ दिख रहा है। माना जा रहा है कि इसी की चलाई गोली से एक पुलिसकर्मी घायल हुआ, लेकिन दंगों के बाद ये फरार हो गया। पुलिस ने काफी मशक्कत की और आखिरकार इसे गिरफ्तार कर ही लिया। एबीपी न्यूज सोनू चिकना के घर पहुंचा तो हमें सोनू की मां मिली, जिन्होंने माना कि सोनू ने गुनाह किया है। उस तो खाली हाथ में गया, वो किसी से गुस्सा करके किसी से हाथ में छीन लिया हुआ, सब पिस्तौल लेके खड़ा है, उससे छीन के वो ऐसा ही चला रहा, पुलिस के ऊपर नहीं चलाया। बेटा ये तो झूठ बोल के ये लोग ये कर रहे। जहांगीरपुरी हिंसा के मास्टरमाइंड की कैटेगरी में गिना जा रहा है। इस शख्स का नाम है असलम और ये पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। असलम के 3 भाई हैं और पुलिस ने तीनों को शिकंजे में ले लिया है। लड़ाई पे था ही नहीं हमारा देवर, झगड़े में था नहीं, घर से ही लाया उठा के 3 बजे यहाँ पे ताला लगा दिया। पीछे का गली से पुलिस वाला आके 20 पुलिस वाला आके 5 मंजिल से उतार के लाया। जैसे चोर को घिस के ले जाता है ऐसे मार मार के ले गया। पुलिस के शिकंजे में आए लोगों की लिस्ट में अगला नाम है जहांगीरपुरी के सुकेन सरकार का। पुलिस ने इसके परिवार के 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। हालांकि परिवार के सदस्य इसे निर्दोष मान रहे हैं। बिल्कुल झूठ है, ये तो दंगे में कोई
मतलब ही नहीं बनता। हम तो धर्म कर्म करने वाले हैं, हम तो पूजा पाठ हमारे रहते हैं, हर साल हम पूजा करते हैं, हर कुछ करते हैं, ऐसा कुछ मतलब ही नहीं है। परिवार भले ही बेकसूर होने का दावा कर रहा हो, लेकिन पुलिस का कहना है कि वो पूरी जांच पड़ताल के बाद ही आरोपियों की गिरफ्तारी कर रही है। इसके लिए मौके के वीडियो सबूत बारीकी से देखे जा रहे हैं और बगैर भेदभाव के एक्शन लिया जा रहा है। इन्वेस्टिगेशन में जो भी पक्ष के विरुद्ध में हमें साक्ष्य मिलेंगे उनको अरेस्ट किया जाएगा। इसमें कोई भेदभाव हम नहीं कर रहे हैं। अभी भी जो 23 व्यक्ति अरेस्ट किए गए हैं उसमें दोनों पक्ष के लोग शामिल हैं। इन्वेस्टिगेशन में जिसके खिलाफ एविडेंस मिलेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, इररिस्पेक्टिव ऑफ क्लास, क्रीड, कम्युनिटी, रिलीजन। पुलिस 23 लोगों को शिकंजे में ले चुकी है और ये सिलसिला अभी जारी है। दोनों पक्ष एक दूसरे पर उंगली उठा रहे हैं, लेकिन असली सवाल ये है कि दिल्ली को दंगों की आग में झोंकने वाला मास्टरमाइंड कौन है। यहाँ रूस है, यहाँ यूक्रेन है, लेकिन वो जो 54 दिनों की लड़ाई है उसके बाद कैसे ये नक्शा पूरी तरीके से बदल गया है मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, ये जितने भी नीले रंग के इलाके आपको दिखाई दे रहे हैं, जिसमें चेर्नोबिल है, चेर्निहिव है, चेर्नोबिल है, ये वो इलाके हैं, बूचा है जहाँ पर नरसंहार हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाकायदा इसका जिक्र किया था। माइकोलैब करके एक शहर है, यहाँ पर यूक्रेनी सेना जो है एक बार फिर से अपने पास उस पर कब्जा जमा चुकी है। नक्शे पर अब आपको मैं लाल रंग के कुछ इलाके दिखाती हूँ। ये वो लाल रंग के इलाके हैं जहाँ पर अभी भी रूसी सेना का कंट्रोल है। ये वो इलाके हैं जिसमें खार्किव है, लुहांस्क है, यहाँ पर वो सारे इलाके हैं। तो शुरुआत यहीं से हुई थी। लुहांस्क है, खार्किव है और ये देखिए क्रामातोर्स्क है, दोनेत्स्क है, यहाँ मरियोपोल है, खैरसौर शहर है। ये लाल रंग के जो इलाके हैं इसको आप नोट कर लीजिए। दोनों सेनाओं के कब्जे वाले इलाके हैं ये, लेकिन भयंकर लड़ाई भी इन्हीं इलाकों में चल रही है। जैसे कीव में इस वक्त दोनों सेना जो है आमने सामने है। फिर इस साइड आप जब आएंगे, ये जो गोले आपको इस वक्त दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर रूसी सेना जो है वो यूक्रेनी सेना के सामने है। दोनों में भयंकर लड़ाई चल रही है, जबरदस्त इस वक्त जो है लड़ाई चल रही है। यही वो सारे इलाके हैं जो डॉटेड सर्कल में हमने आपको यहाँ पर दिखा रखे हैं। दोनेत्स्क है, क्रामातोर्स्क है, लुहांस्क है, मरियोपोल है। यहाँ पर लगातार आमने सामने, कीव भी है इनफैक्ट, ये देखिए यहाँ कीव में भी लड़ाई लगातार जारी चल रही है। तो नीला जो है वहां यूक्रेनी सेना ने एक बार फिर से अपना कब्जा कर लिया है। लाल वो इलाके हैं जहां रूसी सेना है और जो ये डॉटेड लाइंस आपको दिखाई दे रही है, यहां पर भयंकर लड़ाई इस वक्त चल रही है। इन सभी इलाकों में इसीलिए भयंकर लड़ाई हो रही है क्योंकि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपनी सेना को ऑपरेशन बिस्त्रो लॉन्च करने के लिए कह दिया है। रूसी भाषा में बिस्त्रो का मतलब होता है तेजी से, स्विफ्टली। यानी सुप्रीम कमांडर ने अपनी सेना को आदेश जारी कर दिया है कि अपने हमले अब तेज कर दो। और कहा यह जा रहा है कि ये सब उन्होंने अपने नेवी के सबसे शानदार जहाज मॉस्को के डूबने के बाद किया है, क्योंकि पश्चिमी देशों द्वारा इसे रूस की सबसे बड़ी नाकामी कहा जा रहा है। यूक्रेन में पिछले 24 घंटे में कितनी तबाही मची है, अब तस्वीरों के जरिए आप देखिए। रूसी नेवी का गाइडेड मिसाइल क्रूजर जब यूक्रेनी हमले में तबाह हो गया, तब पुतिन ने यूक्रेन पर हमलों को और ज्यादा तेज करने का आदेश दिया। जब मॉस्को के डूब जाने के बाद रूसी सेना पर दुनिया भर में सवाल उठने लगे, तब पुतिन ने रूसी सेनाओं को ऑपरेशन बिस्तरो का ऑर्डर दिया। ऑपरेशन बिस्तरो में रूसी सेनाओं ने यूक्रेन के कई शहरों में भारी तबाही मचाई। यूक्रेन में पश्चिम से लेकर पूरब तक रूसी सेनाओं के हमले में अचानक तेजी आई।
रूसी हमलों के तेज होने का सीधा मतलब ये है कि यूक्रेन के शहरों में और ज्यादा तबाही, जान माल का और ज्यादा नुकसान। 54 दिनों की लड़ाई में यूक्रेन का हाल क्या हो गया है, आपको दिखा दूं। ये दोनों ही तस्वीरें चेर्निहिव की हैं। जंग के बाद हर तरफ बर्बादी दिख रही है, इमारतें खंडहर बन चुकी हैं। जबकि जंग के पहले चेर्निहिव एक खुशहाल और चमकदार शहर हुआ करता था। युद्ध किस तरह 30 साल की मेहनत को कुछ घंटों में तबाह कर सकता है, चेर्निहिव इसका जीता जागता सबूत है। एक तरफ बर्बादी है, दहशत है, मौत है, तो दूसरी तरफ ठीक 54 दिन पहले का चेर्निहिव है, जो विकसित था, निडर था, जिंदगी से भरपूर था। ड्रोन से बनाए इस वीडियो में भी चेर्निहिव की तबाही साफ दिख रही है। एक हंसता खेलता शहर किस तरह युद्ध की भेंट चढ़ गया, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। यूक्रेन के शहरों के तबाह होने का सिलसिला अभी भी जारी है। ये तस्वीरें खार्किव की है। खार्किव के करीब करीब सभी हिस्सों पर इस वक्त रूसी सेना ने कंट्रोल कर लिया है, लेकिन उनकी यूक्रेनी सेना से भयंकर लड़ाई अभी जारी है। खार्किव की रिहायशी इमारतों को देखने से पता चल रहा है कि रूसी सेना ने कितना जोरदार हमला किया होगा। 5 लोगों की इसमें मौत हुई, 20 से ज्यादा घायल हैं। ये तस्वीरें रूसी हमले के फौरन बाद की है। चारों तरफ खून ही खून बिखरा पड़ा है। तस्वीरें इतनी दर्दनाक है कि हम आपको दिखा नहीं सकते। हमले के बीच राहत और बचाव भी चल रहा था। लोग जहां तहां घायल पड़े हुए थे। आसमान में रूसी एयरफोर्स के फाइटर जेट्स की आवाज गूंज रही थी। बमों के गिरने का खतरा लगातार बना हुआ था, लेकिन उन सब के बावजूद फायर फाइटर्स लोगों को बचाने में लगे रहे। मेडिक्स उनके इलाज में जुटे रहे। इस हमले में कुछ तो जान बचाने में कामयाब हो गए, कुछ जख्मी हुए और कुछ अपनी जान से हाथ धो बैठे। मरने वालों में एक लड़की भी शामिल थी जिसे बचाया नहीं जा सका। लगातार आपको ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट्स दिखा रहा है। मेरे कई सहयोगी इस वक्त यूक्रेन में मौजूद हैं। वो एक्टिव वॉर जोन में अपनी जान पर खेलकर अब तक वहां की ज़मीनी हालात दिखाने के लिए काम कर रहे हैं। ऐसा ही एक युद्ध क्षेत्र है माकारीव में। मेरे सहयोगी मृत्युंजय सिंह वहां पहुंचे। रूसी सेना यहां से वापस हट गई है, लेकिन खतरा अभी भी बरकरार है। यूक्रेनी और रूसी सेनाओं में यहां जबरदस्त लड़ाई हुई। मृत्युंजय ग्राउंड जीरो पर पहुंचे, क्या कुछ उन्होंने देखा, अब आप देखिए। पिछले 54 दिन से यूक्रेन रूसी बमबारी को झेल रहा है। पहले लग रहा था कि रूस आसानी से यूक्रेन पर कब्जा कर लेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। यूक्रेनी सेनाएं जबरदस्त मुकाबला कर रही है और कई इलाके उन्होंने रूसी कंट्रोल से छुड़ा भी लिए हैं। ऐसा ही एक शहर है माकारीव। जहां रूसी सेना ने अपना हेडक्वार्टर बनाया था। एबीपी न्यूज संवाददाता मृत्युंजय सिंह जब माकारीव पहुंचे तो देखिए उन्होंने क्या पाया। माकारीव डिस्ट्रिक्ट में हम मौजूद हैं और यहाँ भी रूस और यूक्रेन के बीच जमकर युद्ध हुआ था। रूस ने जमकर बमबारी की थी और उसके निशान इस शहर में जगह जगह देखने को मिल रहे हैं। ये देखिए पूरे शहर का एक बड़ा हिस्सा बर्बाद हो गया है। ये इमारत, दुकानें, व्यवसाय सब कुछ बर्बाद हो चुके हैं, तहस नहस हो चुके हैं। सड़क के एक छोर के आपने दुकानों और की तस्वीरें देखी, सड़क के दूसरी छोर पर देखे लोगों के जो घर हैं वो घर तबाह हो गए हैं। जगह जगह गोलीबारी के निशान भी देखने को मिल रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर गोलीबारी के निशान यहाँ पर आपको दिख जाएंगे। सब यहाँ गोलियाँ लगी हुई हैं, यहाँ पे बुलेट शेल्स जगह जगह फैले हुए हैं और पूरा इलाका तबाह हो गया है। जगह जगह ऐसा लगता है भूकंप बड़ी तीव्रता का आया हो। इस प्रकार की बमबारी, गोलाबारी यहाँ पर हुई थी और इसमें कई लोगों की जानें भी गई हैं। और अब अगर हम बात करें माकारीव की तो यहाँ की अधिकतर आबादी 95% से अधिक आबादी यहाँ से चली गई है। पूरा परिसर सूना पड़ा हुआ है।
रूसी सेना ने यहाँ एक इमारत पर कब्जा किया और फिर उसे अपना बेस बना लिया। गोला बारूद, सैन्य गाड़ियाँ सब यहाँ थी, लेकिन अब यहाँ पर हर तरफ सिर्फ तबाही और बर्बादी दिख रही है। मकरीव में जिस जगह पर हम मौजूद हैं, यहाँ पर रूस की सेना ने अपना एक हेडक्वार्टर बनाया था। रूस की सेना ने सबसे पहले यहाँ पर 24 फरवरी को एयर स्ट्राइक किया था, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर से यहाँ पर हमले किए थे, रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया। और उसके बाद जब सेना यहाँ पर दाखिल हुई तो उन्होंने इस इमारत को, जो आप इमारत देख रहे हैं, इस इमारत को उन्होंने अपना बेस बना लिया था, हेडक्वार्टर बना लिया था। यहाँ पर वो अपने साजो सामान रख रहे थे और यहाँ बिल्डिंगों पर, खिड़कियों पर अपने स्नाइपर्स तैनात रखे थे और यहाँ से निगरानी रखी जा रही थी। चूंकि इस इलाके के लोग इस घर को खाली कर चुके थे, यहाँ पर रूस की सेना ने अपना बेस बना लिया था। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अपने जो सप्लाई था, वो सप्लाई के लिए जो वाहन थे वो यहीं पर पार्क करके रखे हुए थे। ये देखिए, तमाम जो आपको ट्रक हैं, ये रूस के मिलिट्री ट्रक हैं, मिलिट्री सप्लाई ट्रक हैं और इसमें जितने साजो सामान थे रूस के, वो यहाँ पर रखे जा रहे थे। चूंकि ये हेडक्वार्टर था और यहाँ से जगह जगह भेजे जा रहे थे। लेकिन रूस और यूक्रेन के बीच जो लड़ाई हुई, उसमें यूक्रेन की सेना ने यहाँ पर निशाना साधा और निशाना बनाया और रूस के इस हेडक्वार्टर को नस्तनाबूद किया, साथ ही साथ उनकी जो गाड़ियां हैं उसको नस्तनाबूद किया। इमारत के अंदर भी हालात कुछ ऐसे ही हैं। जिस कमरे में एबीपी न्यूज संवाददाता मृत्युंजय सिंह और वीडियो जर्नलिस्ट आसिफ पहुंचे, वहां जिंदा कारतूस मिले। यहाँ देखिए, जिन घरों में रूस की सेना यहाँ पर तैनात थी, उन्होंने अपना दफ्तर बना लिया था। यहाँ से वो सप्लाई कर रहे थे, ईंधन सप्लाई कर रहे थे। वो घर पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं, बर्बाद हो गए हैं, तबाह हो गए हैं। आपको अंदाज़ा लग रहा होगा कि कितना ज़्यादा यहाँ पर नुकसान हुआ है, बमबारी हुई है, यहाँ मिसाइल अटैक हुए हैं। यहाँ पर रूस की सेना थी। जब यूक्रेन की सेना को पता चला कि रूस की सेना इस पूरे बिल्डिंग को उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया है और यहाँ पर उन्होंने अपना बेस बनाया हुआ है, उसके बाद लगातार यहाँ लगातार फायरिंग होती रही। दोनों पक्षों के बीच में जमकर लड़ाई हुई और यहाँ उन्होंने जमकर बमबारी की, जिसके बाद यहाँ काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। यहाँ देखिए, जो चीज़ें बिखरी हुई हैं, ये देखिए, यहाँ ये बहुत सारे बुलेट्स यहाँ पर, लाइव बुलेट्स यहाँ पर पड़े हुए हैं। ये देखिए मेरे हाथ में, ये लाइव बुलेट है, यानी ये इस्तेमाल में नहीं हुआ। इस प्रकार से हर फ्लैट में बहुत सारे ऐसे बुलेट्स पड़े हुए हैं। मकरीव शहर जिद्विश नदी के किनारे बसा है। जो पुल शहर के दो हिस्सों को जोड़ता है, वो भी हमले का शिकार हुआ। 2 बड़े रॉकेट इससे टकराए और इसके आर पार हो गए। ये जिद्विश नदी है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण नदी है। मकरीव शहर के बीच से होकर ये बहती है। चूंकि इस नदी को पार करने के लिए जो पुल बना है, वो पुल बेहद महत्वपूर्ण है और इसीलिए युद्ध के दौरान ये पुल भी टारगेट पर था। यहाँ पर 2 बड़े बड़े मिसाइल गिरे और मिसाइल गिरने की वजह से यहाँ क्या हालात हुए, उसकी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। देखिए कैसे ब्रिज में पूरा छेद हो गया है और हम पानी तक देख सकते हैं और जो मलबा है वो पानी के अंदर गिरा हुआ है। और कुछ इसी प्रकार का एक मिसाइल अटैक ठीक इसके पास दूसरा अटैक भी हुआ था। कोशिश थी कि इस ब्रिज को तोड़ दिया जाए, जिससे कि सेना का जो मूवमेंट है, कोई किसी भी सेना का वो मूवमेंट एक जगह से दूसरी जगह ना हो सके। ये जो नदी है, इस नदी को कोई पार ना कर सके। जिद्विश नदी है, इसका जलस्तर काफ़ी कम ज़्यादा होता रहता है। और यहाँ देखिए, बमबारी हुई थी, मिसाइल गिरा और पूरे बीच में जो ये पुल है, उस पुल के बीचों बीच मिसाइल गिरा और ये ध्वस्त करने की कोशिश की गई। हालांकि 2 मिसाइल गिरने के बाद भी ये ब्रिज नहीं टूटा। ब्रिज ठीक ठाक हालत में है, क्योंकि किनारे किनारे से गाड़ियां जा रही हैं। लेकिन प्रयास यही था कि इस ब्रिज को तोड़ दिया जाता, ताकि जो बड़े वाहन है, खास करके टैंक है, मिलिट्री व्हीकल है, वो इस नदी को पार ना कर सके और दूसरे इलाकों में जो मकरीव से दूसरे शहर की ओर जाते हैं या कस्बों की ओर जाते हैं, वहाँ टैंक और आर्टिलरी ना पहुँच सके। लड़ाई अभी भी जारी है और आगे आने वाले लंबे वक्त तक के लिए जारी रह सकती है, क्योंकि अभी तक समझौता हो नहीं पाया है। ना तो रूस पीछे हट रहा है और ना ही यूक्रेन। अगर कोई हटा है तो वो है यूक्रेन के लोग, जिन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा, अपना देश छोड़ना पड़ा। इस जंग ने करीब 50 लाख यूक्रेनियों को बेघर कर दिया। आपको पता है किस किस देश में कितने लोग यूक्रेन से भागकर पहुंचे हैं शरणार्थियों के तौर पर? अब मैं आपको मैप के जरिए समझाती हूँ। ये यूक्रेन है और ये यूक्रेन के आसपास के बाकी देश है। बेलारूस, यूक्रेन से 23 लाख लोग बेलारूस चले गए। पोलैंड पर आइए, 23,000, माफ कीजिएगा 23,000। पोलैंड में देखिए आप 27,70,000 लोग
चले गए यूक्रेन से। सबसे ज्यादा यहीं का आंकड़ा बताया जा रहा है। स्लोवाकिया की अगर बात करूं तो लगभग 3.5 लाख यूक्रेनी स्लोवाकिया पहुंचे। ये सारे बॉर्डर के पास में बसे हुए देश है। हंगरी में लगभग 4.5 लाख, 4,60,000 के आसपास यूक्रेनी पहुंचे हैं। रोमानिया में 7,40,000 के आसपास लोग पहुंचे हुए हैं। इनफैक्ट आपको बता दूं, मोल्डोवा में भी 4,30,000 लोग यूक्रेन छोड़कर पहुंच गए हैं। और रूस भी कुछ लोग पहुंचे हैं, 4,90,000 के आसपास। कुल जो है 50 लाख लोगों ने अपना देश यूक्रेन छोड़ दिया है। और आपको पता है आबादी कितनी है यूक्रेन की? 4 करोड़, यानी 13% टोटल पॉपुलेशन की अपना वतन छोड़ चुकी है। और इसीलिए अब हर कोई ये जानना और समझना चाहता है कि यहाँ पीस, शांति वापस कब आएगी, यूक्रेनी वापस कब लौटेंगे। फिलहाल हम कुछ देर के लिए रुक रहे हैं, लेकिन आज रात 10 बजे क्या खास है हमारी स्पेशल। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।